जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन से भर भर कर आ रही थी दो चीजें, भारत ने ले लिया कड़ा एक्शन। दोस्तों, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इन चीजों को लेकर भारत को बड़ा एक्शन लेना पड़ा? इतना ही नहीं, चीन ने खोल दी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल, 20 मिनट में पार 22 किलोमीटर का पहाड़। वहीं सुरंगों से एयरबेस तक एलएसी पर हर टक्कर के लिए कैसे तैयार हो रहा अपना भारत, कैसे चीन की उड़ाने वाला है नींद, बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कश्मीर में बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे आतंकवादी। दोस्तों, हाईवे पर आईईडी मिलने से मचा हड़कंप, फिर क्या हुआ? वहीं पीओके में आतंक की एबीसीडी पढ़ाएगा जैश, 7 दिन का लगाएगा वहां पर कैंप। आखिर क्या होने वाला है? क्या भारत विरोधी साजिशें लेंगी जन्म? तो वही बांग्लादेश से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। सारी जानकारियां एक एक करके विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन से भर भर कर आ रही थी दो चीजें, भारत ने लिया बड़ा एक्शन। दोस्तों, भारत ने इस महीने 2 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इन उत्पादों में से एक है रेफ्रिजरेंट गैस और दूसरा है कुछ खास तरह के स्टील उत्पाद। इन उत्पादों को चीन से भारत में सामान्य से कम कीमत पर बेचा जा रहा था। चीन से आने वाले सस्ते सामानों से अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारत ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक भारत ने कुछ चीनी कंपनियों के स्टील उत्पादों पर $223.82 प्रति टन और कुछ अन्य कंपनियों पर $415 प्रति टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई है। वहीं रेफ्रिजरेंट गैस, जिसे 1112 टेट्राफ्लोराइथेन या फिर R134A के नाम से भी जाना जाता है, उस पर $5251 प्रति टन तक की ड्यूटी 5 साल तक के लिए लगा दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा एक अलग अधिसूचना में भारत ने वियतनाम से निर्यात होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टर बैच पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। इस उत्पाद का प्लास्टिक उद्योग में काफी इस्तेमाल होता है। यह कदम वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी डीजीटीआर की ओर से की गई अलग अलग जांचों के बाद उठाया गया है। डीजीटीआर ने इन उत्पादों के मामले में जांच की और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी। एंटी डंपिंग जांचें देशों की ओर से यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या सस्ते आयात के बढ़ने से घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। इसके जवाब में देश विश्व व्यापार संगठन, बोले तो WTO के बहुपक्षीय नियमों के तहत ये शुल्क लगाते हैं। इन शुल्कों का मकसद निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना है और घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के मुकाबले एक समान अवसर प्रदान करना है। भारत, चीन और वियतनाम तीनों ही WTO के सदस्य भी हैं। दोस्तों, भारत पहले भी चीन सहित अलग अलग देशों से आने वाले सस्ते आयात से निपटने के लिए कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है। अमेरिका की ओर से कई देशों पर ऊंचे टैरिफ लगाने के कारण चीन जैसे देशों से सामानों की डंपिंग भारत जैसे देशों में बढ़ गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दे, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो सरकार उन आयातित सामानों पर लगाती है जिनकी कीमत उनके घरेलू बाजार मूल्य से भी कम होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना। जब कोई देश दोस्तों अपने उत्पादों को दूसरे देश में बहुत कम कीमत पर बेचता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। इससे दूसरे देश के स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है क्योंकि वे सस्ते आयातित सामानों का मुकाबला नहीं कर पाते। और यही रीजन होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर सरकार आयातित सामानों की कीमत को उसके उचित स्तर तक लाने की कोशिश करती है। बहरहाल, क्या ये सही कदम है या गलत, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता, वहीं आपको बता दें। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी जानकारी, चीन ने इंजीनियरिंग का नया उदाहरण पेश किया है। चीन ने शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल खोल दी है। तियानशान शेंगली टनल की लंबाई 22.13 किलोमीटर है। चीनी अधिकारियों ने इसे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बताया है। ये टनल दुर्गम तियानशान पर्वत श्रृंखला के आर पार बनाई गई है, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है। दोस्तों, इस टनल ने इस खतरनाक पहाड़ी की यात्रा को घटाकर सिर्फ 20 मिनट का सफर बना दिया है, यानी 22 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 मिनट में। चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह परियोजना न सिर्फ इंजीनियरिंग के लिहाज से बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तियानशान शेंगली टनल G0711 उरुम की यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ती है। उधर आपको बता दें दोस्तों, अपना भारत भी लगातार चीन को तगड़ा जवाब देने के लिए कार्य करता नजर आ रहा है। चीन की नींद उड़ाने वाली खबर आपको बता दें, सुरंगों से लेकर एयरबेस तक एलएसी पर हर टक्कर के लिए कैसे तैयार हो रहा है अपना
भारत दोस्तों हिमालय की ऊंची चोटियों और दुर्गम घाटियों में भारत एक बड़े पैमाने पर निर्माण अभियान चला रहा है। सड़कें, सुरंगें, पुल और हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। ये सब चीन के साथ सीमा पर संभावित टकराव की तैयारियों के तहत हो रहा है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करके हिमालय में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है ताकि सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए जबकि चीन की ओर से भी भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि 40 चीनी सैनिक मरे। ये 45 वर्षों में पहली बार था जब सीमा पर गोलीबारी के बिना हाथापाई हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना ने भारत की कमजोरियों को उजागर किया। चीन ने दशकों से तिब्बत और शिनजियांग में सड़कों, रेलवे और सैन्य ठिकानों का जाल बिछाया था जिससे वो घंटों में सैनिक और सामग्री भेज सकता था। वहीं भारत को दुर्गम इलाके और खराब कनेक्टिविटी के कारण तीनों लग जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर जनरल अमृतपाल सिंह ने कहा कि यह सोच में नाटकीय बदलाव था। हमें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। पहले भारत की नीति थी कि सीमा पर सड़कें ना बनाई जाए क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन अब यह सोच बदलनी पड़ गई। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी और अधिक चौंका देने वाली खबर बता दें। कश्मीर में बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम। हाईवे पर आईईडी मिलने से मच गया हड़कंप। सीआरपीएफ और पुलिस ने रोका ट्रैफिक दोस्तों, मचा हड़कंप। दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। शनिवार को श्रीनगर बारामूला हाईवे के उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैफिक रोककर आईईडी को नष्ट कराया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके के हाई गांव के पास शनिवार को संदिग्ध चीज मिली जिसकी सूचना के बाद हड़कंप मच गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की एक जॉइंट टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। इसके बाद हाईवे के दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीएस टीम को बुलाया गया। अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। इसके बाद थोड़ी देर बाद जांच के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। वहां के ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आईईडी को यहां पर किसने रखा है इसकी जांच की जा रही है। पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें पीओके में आतंक की एबीसीडी पढ़ाएगा जैश ए मोहम्मद। 7 दिन का लगाएगा वहां पर कैंप। दरअसल आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद अपने आतंक से बाज नहीं आ रहा है। अब इस आतंकी संगठन ने साल 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी तैयारी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आया है कि जैश ए मोहम्मद 1 जनवरी 2026 से मीरपुर पीओके में 7 दिन का दौरा, तरबिया, ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करेगा। दरअसल शुक्रवार को बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। लश्कर तैयबा ने पीओके में अपनी महिला विंग को भी एक्टिवेट कर दिया। अब्दुल रऊफ, हिजवान, हनीफ, मऊ, मुजा वगैरह समेत सभी टॉप लीडर उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए मीरपुर पीओके में मौजूद थे। जैश ए मोहम्मद ने गढ़ी, हबीबुल्ला, बालाकोट वगैरह में अपनी पब्लिक रैली को बढ़ा दिया है। अपने आतंक में अब आतंकी संगठन जहां महिलाओं को शामिल कर रहा है वहीं अब यह छोटे बच्चों को भी इसका हिस्सा बना रहा है। कई छोटे बच्चे भी उनके ट्रेनिंग कैंप में एक्टिव तरीके से रूप से हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही जैश ए मोहम्मद ने पब्लिकली ये मान लिया है कि कश्मीर टाइगर्स उनका फ्रंट है। पाकिस्तान में कई जगहों पर लश्कर तैयबा के आतंकी कैंप का कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। लोअर दीर में एलईटी ट्रेनिंग कैंप जिहाद ए अगजा पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा है दोस्तों। अगली खबर आपको बता दें। 17 साल बाद तारिक रहमान फिर बांग्लादेश के वोटर बन गए। किस सीट से लड़ेंगे चुनाव आपको बता दें। 17 साल बाद अपने देश बांग्लादेश लौटकर बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान फिर बांग्लादेश के वोटर बन गए दोस्तों। शनिवार को उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी एनआईडी के लिए रजिस्टर्ड भी करा लिया है। इस बार बांग्लादेश का चुनाव लड़ने में उनका कोई रुकावट नहीं है। तारिक रहमान अपनी पुश्तैनी सीट बोगरा सदर यानी बोगरा 6 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लोकल नेताओं ने उनकी तरफ से नॉमिनेशन पेपर पहले ही ले लिए हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को जातीय संसद के लिए चुनाव है। तारिक रहमान लंदन से लौटने के 2 दिन बाद शनिवार सुबह ढाका यूनिवर्सिटी इलाके में शहीद उस्मान हादी की कब्र पर जाने के बाद वे अंगर गांव गए। वहां उन्होंने इलेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड करने और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पाने का काम पूरा कर लिया। तारिक रहमान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 27 दिसंबर को वोटर बनने के लिए जरूरी काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी उसके हिसाब से तैयारी कर ली थी। साथ ही साथ आपको बता दें सिंधु समझौते का
राग अलापता रह गया पाकिस्तान। इधर भारत ने चिनाब नदी पर एक और परियोजना को दे दी बहुत बड़ी मंजूरी। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC ने इस महीने की शुरुआत में अपनी 45वीं बैठक में इस रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 3200 करोड़ रुपए से अधिक है। यह मंजूरी निर्माण टेंडर जारी करने का रास्ता साफ करती है। जहां पाकिस्तान लंबे समय से सिंधु जल समझौते का राग अलापता रहा है, लेकिन भारत के ताजा कदमों से उसकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो उनका मानना है कि समझौते के निलंबन से भारत को पश्चिमी नदियों पर अधिक स्वतंत्रता मिली है, जिससे जल सुरक्षा और ऊर्जा उत्पादन में मजबूती आएगी। जानकारी के मुताबिक समिति ने नोट किया है कि चिनाब बेसिन का जल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के प्रावधानों के मुताबिक साझा किया जाता था और परियोजना के पैरामीटर संधि के रूप में योजना बनाई गई थी। हालांकि सिंधु जल संधि 23 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित है। अगली खबर बता दें, भारत के लिए अपने ही विदेश मंत्री से भिड़ गए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। FTA पर एक नहीं सुनी। जी हां, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को भारत के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA का स्वागत करते हुए इसे अपनी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री वेस्टर्न पेटर्स ने इस समझौते को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई थी और इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ FTA करने का वादा किया था और हमने उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने इस समझौते को आर्थिक विकास के लिए अहम बताते हुए कह दिया कि इससे रोजगार के नए अवसर, आय में वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लक्सन के मुताबिक ये समझौता 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं के विशाल बाजार के दरवाजे न्यूजीलैंड के लिए खोलेगा। लक्सन ने इसे अपनी सरकार के व्यापक एजेंडे से जोड़ते हुए कह दिया है कि यह समझौता बुनियादी सुधार और भविष्य के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। जी हां, हालांकि इस समझौते ने न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के भीतर मतभेद भी उजागर कर दिए हैं। विदेश मंत्री और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता वेस्टर्न पीटर्स ने इस समझौते को ना तो मुक्त और ना ही निष्पक्ष करार दिया। पीटर्स ने कहा कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी पार्टी की चिंताओं से अवगत कराया। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो जयशंकर का पूरा सम्मान करते हैं। इस समझौते को लेकर सबसे बड़ा विवाद डेयरी उद्योग को लेकर है। पीटर्स ने आरोप लगाया है कि न्यूजीलैंड ने भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया है, लेकिन बदले में भारतीय बाजार में न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों जैसे कि दूध, पनीर और मक्खन पर टैरिफ में कोई ठोस रियायत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के किसानों के लिए अच्छा नहीं है और ग्रामीण समुदाय के सामने इसका बचाव करना असंभव है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।